वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एम सीआरई की क्लास नंबर 21 करने वाले हैं। इससे पहली क्लासेस अगर आपने चेकआउट नहीं किए हैं तो पहले 20 क्लासेस हैं, उनको अच्छे से देखिए आप। जीएफआर की अभी तक अगर आप देखोगे तो आई थिंक ये 4th क्लास है, जिसमें आज जीएफआर का जितना पॉसिबली आपके लिए इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो खत्म करवा के आपको आज एक नए सेशन की शुरुआत कराएंगे 21 नंबर क्लास से, जिस सेशन के अंदर आपके एमसीक्यूज होने वाले हैं। तो एमसीक्यूज होंगे किस तरह से? रिवीजन सेशन रहेगा थ्योरी के साथ में। जितनी भी क्लासेस हैं हमारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होती हैं, जो प्लस मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। अब प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल की इस कोर्स के लिए अगर आपने ज्वाइन करनी है तो बेसिकली हमारे टेलीग्राम चैनल मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप जाओ, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप किस तरह से हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी कोर्स की प्रिपरेशन को लेकर। अब वीडियोस की अगर बात करूं तो 21 नंबर क्लास है। 20 क्लासेस में अब एक वो जोश देखने को मिलने लगा है बच्चों में जो एग्जाम के नियर बाई मिलने लगता है। बेसिकली हर किसी को पहले लगता था अभी 2 मंथ्स हैं, किसी को लगता था कि सीआरई की रिक्रूटमेंट आने वाली ही नहीं है, सर झूठ बोल रहे हैं, जुलाई अगस्त में आ ही नहीं सकती। तो जुलाई अगस्त में आई, लेकिन वो तब भी सीरियस नहीं थे। अब अगर आप देखोगे तो आज से 25-26 दिन आपके पेपर में रह जाते हैं। कल एम सीआरई की लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट से पहले जो भी बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहता है वो अपना फॉर्म फिल कर सकता है, बिकॉज 31 जुलाई जो है आपकी लास्ट डेट रहने वाली है एम सीआरई 2025 की। टाइम कम रह गया है। जो पहले से प्लान्ड तरीके से प्रिपरेशन करते हैं बच्चे वही बाजी मारते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके AA असिस्टेंट में केवल 26 पोस्टें थी, 3 पोस्टें अब इंक्रीज हुई हैं, 29 है। कोई गारंटी नहीं है, 29 के बाद ऑब्वियसली बढ़ भी सकती हैं वैकेंसीज, घट भी सकती हैं। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम आपको पता है बढ़ी भी थी, 1-2 वैकेंसी घटी भी थी। चलो बात मुद्दे की करते हैं। जीएफआर की क्लास नंबर 4 है, वैसे क्लास नंबर 21 है हमारी। तो जीएफआर का देखो आज क्या करेंगे, हमने आपको कल ही बताया था कि जीएफआर का जितना भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो हम आज क्लोज करने वाले। ठीक है बच्चों, जितना भी इंपॉर्टेंट रहता है वो क्या करने वाले हैं, हम आज आपका क्लोज करने वाले हैं। वो सारे के सारे बेसिक्स आपको हम बता देंगे। तो जीएफआर का बेसिकली फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। आधे बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद अभी तक फुल फॉर्म के बारे में नहीं पता है कि जीएफआर की फुल फॉर्म होती क्या है, बनाती कौन सी मिनिस्ट्री है, किस पर्पज के लिए होते हैं जीएफआर, बेसिकली आपको नहीं पता, खासकर कुछ बच्चों को। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार लास्ट है, आपको 1 मिनट के लिए बता देते हैं। रूल नंबर 1, इसमें बताया जाता है टाइटल क्या है और कमेंस कब से हुई। कमेंस होता है शुरुआत कब से हुई इनकी। ठीक है, तो ये हम आपको बता चुके हैं। 8 मार्च विमेंस डे के नाम से याद रखना है, 2017 इनकी कमेंसमेंट की डेट होती है। क्लियर हो गया? चाहे कोई ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री हो, डिपार्टमेंट हो, सबऑर्डिनेट बॉडीज हो, हर जगह पर आपके जनरल फाइनेंशियल रूल्स काम आते हैं 2017। ठीक है जी। रूल नंबर 2 में आपको बेसिकली सबको पता है डेफिनेशंस होती है। चलो क्लियर हो गया आपको? अब बात करने वाले हैं हम बेसिकली रूल नंबर 33 क्यों जरूरी है, समझा देते हैं आपको। रूल नंबर 33 आपका पार्ट 2 के अंदर आता है जीएफआर के। जीएफआर के किसके अंदर आता है? पार्ट 2 के अंदर आता है। और इस पार्ट 2 में किस चीज के बारे में बताया जाता है? बताया जाता है डिफाल्केशन। डिफाल्केशन का मीनिंग आप सर्च करो, गूगल करो और हमें भी बताओ। एंड लॉसेस, तो बेसिकली जो घाटा होता है, लॉसेज होते हैं, वो आपका पार्ट 2 के अंदर आता है। और इसके अंदर जो रूल्स हैं आपके वो बेसिकली डिस्कस करते हैं। आई थिंक चैप्टर 2 हुआ ये। देखो बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, रूल नंबर 33। तो 33 का जो पहला पार्ट है वो यही बोलता है कि आपका जो कोई लॉस होता है ना, तो आप उसको गवर्नमेंट को बताओ, रिपोर्ट ऑफ लॉसेस। ठीक है, कोई भी चाहे मनी की शॉर्टेज हुई हो, पब्लिक मनी की शॉर्टेज हुई हो, डिपार्टमेंटल रेवेन्यू हुआ हो, कोई आपकी प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसमें कोई लॉस हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, डिटेक्शन हुआ हो किसी भी मैनर का,
तो आपने इमीडिएटली बताना है कंसर्न्ड हायर अथॉरिटीज को, ठीक है, हायर अथॉरिटीज को बताना है, और जो भी कंसर्न्ड आपके अकाउंट ऑफिसर्स हैं उनको बताना है। ये बेसिक बात है इसके अंदर, ठीक है। तो रिपोर्ट ऑफ लॉसेस हैं वो किसको करने होते हैं, एक तो हायर अथॉरिटीज लिख देते हैं हम यहाँ पे, हायर अथॉरिटीज को आप रिपोर्ट करोगे। हायर अथॉरिटीज के अलावा जो भी आपका प्रिंसिपल है कोई, ठीक है, प्रिंसिपल स्कूल वाले नहीं, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर हैं कोई, तो उनको रिपोर्ट करना होता है लॉसेस के बारे में। अब देखो लॉसेस से ना एक क्वेश्चन और बनेगा जो हम आपको थोड़ी देर में समझा देंगे। लॉसेस से एक और क्वेश्चन बनेगा जो हम आपको एमसीक्यू में कराएंगे, तब आपको लॉसेस के बारे में बेसिकली हम कंप्लीटली बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं। तो देखो लास्ट, अब जब आप जीएफआर पढ़ोगे तो रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 324 तक आपको जीएफआर रूल्स मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर 324 के बाद ऑप्शन में 325 आता है, 340 आता है, 352 आता है, तो आप उनको तो नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि 324 से ज़्यादा तो रूल्स ही नहीं बने हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो 324 है वो क्या है, वो है कि मिनिस्ट्री है या कोई डिपार्टमेंट है, वो जो एडवांस है कोई, तो उसको ग्रांट करने की पावर रखता है, जिसमें गवर्नमेंट तो एक पार्टी होगी और मैक्सिमम लिमिट होगी 25,000 एक टाइम पे, ठीक है। यह एडवांस की बात करता है रूल 324। एडवांस कितने तक का एडवांस, 25,000 तक का एडवांस, जिसमें पार्टी कौन होता है, पार्टी होगी जिसमें गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो डिपार्टमेंट है या आपकी मिनिस्ट्री है वो खुद सैंक्शन कर सकती है इतने ग्रांट का एडवांस, ठीक है। ग्रांट एन एडवांस ऑफ 25,000, क्लियर हो गया। तो ये है 324 के अंदर, ठीक है। और जो टोटल अगर पार्ट्स की बात करें ना इसके अंदर, वैसे शायद आपको बताया है या नहीं बताया है, ये हम बता देते हैं। टोटल पार्ट्स आई थिंक 9 पार्ट्स हैं इसके अंदर, जीएफआर के अंदर टोटल, ठीक है। कितने पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स हैं। चलो एक पेपर में सवाल अगर आपसे पूछा जाए मिसलेनियस सब्जेक्ट, अब इसमें पार्ट अलग हैं, चैप्टर अलग हैं, ये भी आप जरूर याद रखना। मिसलेनियस जो मैटर्स हैं, मिसलेनियस मैटर्स इन जीएफआर 2017, वो किस चैप्टर के अंदर आते हैं, तो वो आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 12 के अंदर। कैसे हुए मिसलेनियस, जैसे आपकी कोई इस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर किसी प्रपोजल को ऐड करना है, चार्ज के ट्रांसफर करने हैं, जो फाइनेंशियल पावर्स हैं कुछ हैं उनके चार्ज हैं, सर्विस बुक हैं आपकी, जैसे देखो चलो सर्विस बुक का अगर पूछा जाए, ये बड़ी काम की चीज है जो अभी याद आई, सर्विस बुक इन जीएफआर 2017, तो बच्चों इसका आंसर होगा सर्विस बुक का आपका रूल नंबर 288, याद कर लेना, रूल नंबर 288, ठीक है। अब ये रूल अलग अलग हैं, ऐसा बात नहीं है कि 288 में ही है केवल सर्विस बुक, लेकिन है 288 में। कितने पार्ट्स हैं 288 के, इसके अंदर 288(1), 288(2), 288(3), 288(4), 288(5), ये हैं सारे 288 वाले। क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। तो 5 पार्ट्स हैं इसके अंदर। वैसे रूल नंबर 288 के अंदर ही सर्विस बुक का डिस्कशन होता है, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया आपको। अब हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 की, जिसमें सर्विस मैटर्स हैं। आपका लीव ट्रेवल कंसेशन, वन टाइम कोई अलाउंस का क्लेम मिलता है, एरियर के क्लेम मिलते हैं, रिफंड होता है किसी रेवेन्यू का, ठीक है।
क्लियर हो गया आपको? जब कोई प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल करता है या एडवांस निकालता है, जमा करता है, तो उसकी करेंसी क्या रहती है, ये सारे के सारे सर्विस मैटर्स के रूल आते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको ये सर्विस मैटर्स के बारे में? चलो जी, अब जब सर्विस बुक का टॉपिक छेड़ ही दिया हमने तो बता भी देते हैं आपको। सर्विस बुक खो गई, लॉस्ट हो जाए, अगर सर्विस बुक खो जाती है बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इसको रिप्लेस कैसे करना है, क्या पेमेंट लगेगी? रिप्लेस फी, रिप्लेसमेंट की जो फीस होगी वो क्या होगी? तो आपके जीएफआर के अंदर बताया गया है, जो ये रिप्लेसमेंट है ना 288, रूल तो 288 रहेगा सर्विस बुक का, लेकिन 288 के पार्ट 4 में बताया गया है कि भाई 500 रुपये पे करने पर आपको जो है रिप्लेस कर दी जाएगी। यानी कि इनके इस गवर्नमेंट सर्वेंट की कॉपी लॉस्ट हो जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा ही। अब वैसे तो गवर्नमेंट सर्वेंट को आपको पता है सर्विस बुक मिलती नहीं, सर्विस बुक की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर होती है, लेकिन किसी केस में ऐसा हुआ कि सर्विस बुक अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के पास होती है और उनसे मिस हो जाती है तो 500 रुपीज़ के चार्ज के बाद उनको रिप्लेस किया जाता है 500 रुपये के हिसाब से। ठीक है, चल ये लास्ट क्लास है, क्लास आप होपफुली अच्छे से देखते होंगे, है ना? तभी आप फोकस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं तो नहीं हो पाएगा। सर्विस मैटर का ही बता देते हैं। डेट ऑफ बर्थ का रूल है जो 287 के अंदर आता है आपका, DOB, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का सिंपल सा इसमें अब है, तो ये सर्विस मैटर पर चलो अगर जीएफआर में दिया गया है तो पढ़ लेते हैं। डेट ऑफ सर्विस में बर्थ में क्या लिखा है कि हर एक जो पर्सन नया जॉब ज्वाइन करता है गवर्नमेंट के अंदर, तो उनको अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे अपना बर्थ का बताना होता है। बर्थ का जो एविडेंस है तो वो तो आप देते ही हो, चाहे 10वीं की मार्कशीट हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई म्यूनिसिपैलिटी का या किसी जो पॉलिटिकल पावर्स हैं जिनकी इशू करने की सर्टिफिकेट की, स्कूल से लास्ट अटेंड किया है, तो ये सब वैलिड डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो वो डीओबी माना जाता है। तो इसके अंदर यही बोला गया है कि डीओबी का प्रूफ एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप प्रोवाइड करोगे, है ना? अब वैसे तो ये मैटर्स उसके अंदर है, लेकिन हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये जीएफआर के अंदर भी आपके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब एक एलटीसी है जो घूमने फिरने के लिए मिलता है, फुल फॉर्म आप कमेंट करोगे या हम बताएं? लीव ट्रेवल कंसेशन बोलते हैं इसको। इसका अगर कोई क्लेम करता है, इसका अगर कोई क्लेम करता है तो क्लेम की लिमिट हम आपको बता देते हैं, क्लेम टाइम लिमिट। देखो, अगर आपने एडवांस लिया था जब आप घूमने गए, अगर उस टाइम आपने एडवांस लिया था तो 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर आपको क्या करना होगा? आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। फॉर्म, कौन सा फॉर्म? एलटीसी तो जाया या क्लेम फॉर्म, तभी तो पैसे मिलेंगे। तो एडवांस लिया हुआ है तो 30 दिन, एडवांस नहीं लिया है नो एडवांस, ऐसे ही याद रखना है। ऐसे ही नोट्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो एडवांस अगर नहीं लिया है तो 60 दिन के अंदर, ठीक है? फिर 60 दिन के अंदर क्या करना है भाई? 60 दिन के अंदर क्लेम फॉर्म को जमा करना है। क्लेम फॉर्म, अगर मान लो 60 दिन तक आपने फॉर्म को क्लेम नहीं किया तो फेलियर हुआ आपका ये। तो जिस फेलियर की वजह से क्या होगा, आपका जो क्लेम है वो फोर्टिफाइड हो जाएगा, उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये लिमिट है, ये एलटीसी के बारे में भी इसमें बताया गया है
ये एलटीसी की एक्चुअल में आप देखो ना तो ड्यू डेट का बताया हुआ है, ड्यू डेट ऑफ क्लेम, मतलब एलटीसी क्लेम करने की जो ड्यू डेट है उसके बारे में बताया गया है। दैट इज रूल नंबर, याद कर लेना आपको, पैसे का मसला है 292, 292, रूल नंबर 292 में इसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है बच्चों, चलो क्लासेस पे फोकस रखना, पुरानी क्लासें ज़रूर आप लोगों ने देखनी है, नई क्लास से समझ नहीं आएगा। बेसिक जो शुरुआत है वो आपने स्टार्टिंग से शुरुआत करनी है, तब आपको पता लगता है। ठीक है, चल पेपर में सवाल अगर आ जाता है गवर्नमेंट की गारंटीज किसके अंदर है, गवर्नमेंट की जो भी गारंटीज हैं वो किसके अंदर आती हैं। बेसिकली आपको पता ही हम जीएफआर की ही बात कर रहे हैं, तो आपका जो आंसर है वो होना चाहिए चैप्टर नंबर 11 के अंदर। कौन कौन सी गारंटीज हैं भाई, कौन कौन सी गारंटीज हैं, गवर्नमेंट गारंटीज, चाहे आप बजट मैनेजमेंट की कहो या आप फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करो, ये सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, गारंटीज का गाइडलाइंस बताई जाती हैं आपको ग्रांट करने की गारंटीज, ये सारी चीजें बोरो करने के लिए बताया जाता है कि कैसे बोरो करना है, क्या करना है। ठीक है, चलो रूल्स आपको हमने बताई दी हैं, 324 रूल है, सारे के सारे रूल ना आपसे पढ़े जाएंगे ना आपने पढ़ना है। ठीक है, ना आपसे पढ़े जाएंगे ना आपने क्या करना है, पढ़ना है। लोन के बारे में अगर बात करें तो लोन के बारे में आपका रूल नंबर 246 से लेकर एवरीथिंग बताया गया है इसमें लोन के बारे में। 246 से अगर आप देखोगे तो लोन का आई थिंक इंटरेस्ट भी है लोन का, वो 251 के अंदर आता है आपका। लोन के बाद अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज हैं जो लोन 253 के अंदर आता है। तो लोन का ये पूरा का पूरा सेक्शन ही है। इंस्टॉलमेंट है 257 में आती हैं इसकी। समीशन तो एक्चुअल में अगर आप देखते हो लोन के बारे में एग्जैक्टली 261 तक, तो ये एक अपने आप में बड़ा चैप्टर है। ठीक है, बड़ा चैप्टर कैसे है, रिकवरेबल लोन कौन सा है, इरिकवरेबल कौन सा है, रिव्यू कैसे करनी है एनुअल स्टेटमेंट्स की, डिफॉल्ट है कोई पेमेंट में, डिफॉल्ट पेमेंट जो है वो, इंस्टॉलमेंट्स अगर लगानी है पेमेंट की लोन की तो वो, ये एवरीथिंग आपको इसके अंदर मिलता है। ठीक है जी, चलो क्लियर हो गया आपको। तो बेसिक अगर मुझे लगता है हम आपको बता चुके हैं, बाकी अगर आप बोलते हो तो आप क्वेश्चंस कुछ आपको करवा देते हैं ताकि आप इस चीज को अच्छे से क्लियर कर पाओ, आप समझ पाओ। लोन के सेक्शन था चैप्टर 9 के अंदर आता है लोन, और एक आपकी जो ग्रांट मिलती है, जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है, उसको ग्रांट इन एड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रांट इन एड, GIA। क्या बोला जाता है इसको, ग्रांट इन एड बोला जाता है। चैप्टर 9 के अंदर आते हैं ये। ठीक है, इसी में लोन का सेक्शन है, इसी में ग्रांट इन एड का। सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो ग्रांट इन एड की होगी, रूल नंबर आपके 228 से। अब देखो ये 228 आपको याद ना रहे कोई बात नहीं, अब जब आगे क्वेश्चंस कराएंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से रूल आपको याद होते चले जाएंगे, तो वो रूल आपने जरूर याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों अब कर लेते हैं रिवीजन, जो हमने GFR 2017 के अंदर पढ़ा है, रिवीजन विद MCQ। इसमें क्या होगा, MCQ क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन के ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शन के बाद में आपको थ्योरेटिकली जो भी उससे संबंधित सेक्शन है हम आपको जरूर बताएंगे।
ठीक है, तो पहला सवाल आपका यही बनता है, जीएफआर रूल आए कब, कब से इफेक्टिव हुए, कब से आए, ये आपको बताना है इसके अंदर जीएफआर 2017 के। तो जीएफआर की फुल फॉर्म आपको पता है, जनरल फाइनेंशियल रूल होता है। अब आंसर बताना है, 1 जनवरी 2017 आएगा, 1 जून 2017 आएगा, 1 दिसंबर 2017 आएगा, या 8 मार्च 2017 आएगा। तो आप सबको हमने बताया हुआ है, इसका आंसर होगा 8 मार्च 2017। कैसे याद है, कैसे याद रखना बताया था आपको, बताया था कि ये इंटरनेशनल विमेंस डे होता है इस दिन, ठीक है, इंटरनेशनल विमेंस डे होता है, इससे याद करना हमने आपको बताया था। तो इसके कमेंसमेंट की टाइटल की बात करें तो जीएफआर का जो रूल नंबर 1 है उसके अंदर इसका जिक्र होता है। रूल नंबर 1 के अंदर बताया गया है कि जीएफआर के जो रूल्स हैं वो आपके 8 मार्च 2017 के अंदर आए थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, अटैच्ड और सबऑर्डिनेट बॉडीज पर ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है कि एप्लीकेबल टू, किस पर एप्लीकेबल है ये है मिनिस्ट्रीज पर, डिपार्टमेंट्स पर, मिनिस्ट्रीज हो गए आपके, डिपार्टमेंट्स हो गए आपके, अटैच्ड और सबऑर्डिनेट्स ऑफिस हो गए। अब आपको लगेगा सर आपने तो बताया था ऑटोनोमस बॉडीज हैं, एम्स पे, इन पे भी लागू होते हैं। लागू नहीं होते हैं, ये मानते हैं उनको। जितने भी प्रोविजंस हैं जीएफआर के अंदर वो सारे के सारे मानने योग्य हैं। जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं होती, ऐसे ही डीम्ड जीएफआर माने जाते हैं। मानते ये भी हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं जो बेसिकली इनको मानती है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक कुछ ऐसे ऑटोनोमस बॉडीज भी हैं जिनकी सेपरेट फाइनेंशियल रूल्स हैं जो गवर्नमेंट से उन्होंने अप्रूवल ली हुई है। वैसे ऑटोनोमस बॉडीज हैं, आपका एम्स की बात करो, पीजीआई चंडीगढ़ की बात करो, तो जीएफआर के सारे रूल्स हैं जो वो फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था आपको पता लग गया, 8 मार्च को एप्लीकेबल हुए, आपके शुरू हुए तब से ये इंटरनेशनल विमेंस डे के नाम से याद रखना है। जीएफआर नंबर 1 है जो एप्लीकेबल किस किस पर है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो इनको यहां पे लिख देते हैं कि डीम्ड बाई ऑटोनोमस बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज टू रेगुलेट, ठीक है, बताया हुआ है आपको ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी करते हैं। एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट पीरियोडिकल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो ये देखो आपको डेफिनेशन के अंदर हमने एक चीज पढ़ाई थी, रिकरिंग एक्सपेंडिचर और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, लेकिन ये है अलग अलग। पहले तो आप ऑप्शन देख लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, रिकरिंग एक्सपेंडिचर और नन ऑफ द अबव। तो देखो क्या है, या तो ये रिकरिंग होगा या ये नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा होएगा, कौन सा होगा? अगर रिकरिंग की बात करें, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की बात करें, तो देखो है तो ये एक जैसे ही, एक दूसरे के नेगेटिव है। लेकिन रिकरिंग जो एक्सपेंडिचर है वो बाद में पढ़ाया जाता है आपको, डेफिनेशन 24, 25, 26 नंबर की डेफिनेशन के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये आएगा रूल 2 के 26 में। अब 26 को देखो लिखा तो ऐसे जाता है, 26 हुआ या 7 हुआ? 7 हुआ, हाँ सॉरी 27। और जो रिकरिंग है, ये रिकरिंग आपका रूल 2 के कौन से नंबर की डेफिनेशन में आता है? रिकरिंग ये आता है 21 नंबर की डेफिनेशन। तो ये यहां पे हम 21 से याद रखें। तो 21 पे आता है भाई रिकरिंग और 27 पे आता है नॉन रिकरिंग। तो अब ये बताओ एक्सपेंडिचर जो पीरियोडिकल इंटरवल में होता है उसको क्या बोलते हैं? तो पीरियोडिकल इंटरवल में होने वाले एक्सपेंडिचर को बच्चों बोला जाता है रिकरिंग एक्सपेंडिचर। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। आंसर क्या होगा यहां पर? सी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलो पिछले वाले का भी देखो ऐसे लिख देते हैं, वैसे तो आपको पता ही है पर एक बार फिर भी चलो क्लियर है। तो हमने डी पे टिक किया हुआ है और हमने बताया ही नहीं। चलो हो गया आपको क्लियर ये। तो देखो रिकरिंग कौन से होंगे?
जो बार बार होते हैं। एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड एट पीरियोडिक इंटरवल्स फॉर द सेम पर्पज। एक्सपेंडिचर अदर देन रिकरिंग एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर की जब कोई डेफिनेशन पूछेगा तो बोल देना एक्सपेंडिचर जो पीरियोडिकल इंटरवल्स में नहीं होते या आपके नॉन रिकरिंग इंटरवल्स के जो है अपोजिट है, एज इट इज। आपने ये बात समझनी है ना, ठीक है। तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का हमने आपको समझा दिया, ये बात क्लियर हो चुकी है रिकरिंग क्या है और नॉन रिकरिंग क्या है। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। रूल 22 किसके बारे में बात करता है? तो रूल 22 देखो, अब हो सकता है हमने तो पढ़ाया है आपको, लेकिन आपको याद है या नहीं है, तो अब याद रहेगा और जिंदगी भर याद रहेगा, है ना। जब याद नहीं रहेगा तो क्लास देख लेना, याद आ जाएगा, है ना। तो रूल नंबर 22 बताना है जीएफआर 2017 के अंदर वो किसके साथ में डील करता है। एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक फंड, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंस। अच्छा 2 बार हो गया, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि सर ये तो आने से रहा क्योंकि आपने 2 बार लिख दिया। चलो अब 2 में से बताओ कौन सा है, स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है या एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक फंड है। तो ऑब्वियसली इट इज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक फंड, ठीक है। क्या है ये? एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक फंड है। तो नो अथॉरिटी में इनकर एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी अथॉरिटी एक्सपेंडिचर को तब तक खर्च नहीं कर सकती जो पब्लिक फंड के लिए आया है, कंटीजेंसी फंड से आया हो या पब्लिक अकाउंट से आया हो या कंसोलिडेटेड फंड से आया हो, जब तक कि आपको सैंक्शन ना मिल जाए। तो इसलिए एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक फंड का मतलब होता है जो भी अथॉरिटी है कोई भी खर्चा या देनदारी तब तक नहीं कर सकती पैसे की देखो ट्रांसफर ऑफ मनी, आप यहां पे देखो ट्रांसफर ऑफ मनी या ट्रांसफर ऑफ मनी आपको बता दिया, या आपका एक्सपेंडिचर हो गया या डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फंड, ये तीनों काम यहां पे लिख देते हैं बिना अप्रूवल के नहीं, ठीक है। तो बिना अप्रूवल के नहीं होंगे, ये रूल नंबर 22 के अंदर आपको बता दी। अब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स का भी आपसे पूछने लग जाए कोई, तो क्या होगा डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर का, तो ये भी आपको बता देते हैं। तो ये है बच्चों आपका रूल नंबर 22 था, तो ये नंबर 23 है जिसके अंदर आपका आता है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। शायद क्लास में आपको बताया है डेलीगेशन ऑफ पावर्स, कौन सी पावर्स यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिखना था एक्चुअल में हमने ये फाइनेंशियल पावर्स। तो ये क्लियर हो गया आपको डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। अब ये फाइनेंशियल पावर्स होती क्या है, जो भी देखो फाइनेंशियली किसने साइन करने हैं, किसके साइन वैलिड रहेंगे, ये पावर्स दी जाती हैं किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी एम्स के अंदर। जैसे अगर आप एम्स के अंदर जॉब करोगे तो आप देखोगे कोई असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर को कोई पावर्स दी गई होगी, कोई अकाउंट ऑफिसर को पावर दी गई होगी, कोई सीनियर अकाउंट ऑफिसर को पावर दी गई होगी, और जो पावर बची है वो फाइनेंशियल एडवाइजर को दी गई होंगी। अब जिक्र ये करते हैं जो इनको नहीं दी गई हो वो किसको दी जाएंगी, तो उसका जवाब आपको पता होना चाहिए, हम आपको बता देते हैं। बाकी होंगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, ठीक है। वैसे तो इनके पास होंगी सारी की सारी पावर, जो पावर नहीं है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। जैसे ग्रांट इन एड करना है, आपको ग्रांट देनी है, वो कौन देगा, वो कोई एफए थोड़ी देगा या डब्ल्यू देगा या सीनियर एओ देगा, वो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल जो पावर्स है, जो डेलीगेशंस हैं, जो ग्रांट हैं वो दी जाती है। और जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स है ये आपकी बनाई जाती हैं, जो नहीं मेंशन्ड है वो सारी की सारी वेस्टेड इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। रूल नंबर 23 के अंदर साफ साफ लिखा है, जो पावर्स नहीं लिखी गई हैं वो साफ साफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर हैं फाइनेंशियल पावर्स के मामले में, ठीक है। तो 22 के साथ साथ हमने आपको 23 भी बता दिया, याद रखना आपने। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी लॉस है जो सस्पेक्टेड फायर की वजह से, थेफ्ट की वजह से, फ्रॉड की वजह से हुआ है, तो वो आपने पुलिस को बताना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर अमाउंट आपकी एक्सीड करती है तो। अब बताओ ये किसके अंदर होगा। तो देखो अगर कोई लॉस होता है सस्पेक्टेड फायर की वजह से, या कोई चोरी हो जाती है, या कोई फ्रॉड हो जाता है, तो पुलिस को बताना है,
किस केस में पुलिस को बताना है भाई? तो पुलिस के केस में सबसे पहले बताना है। तो अमाउंट 25,000 होगी, 10,000 होगी, 50,000 होगी या लाख होगी। तो पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ लेना, है ना। चलो बताओ इसके बारे में। तो ये साफ साफ आपका आता है लॉस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, थेफ्ट और फ्रॉड। तो ये है आपका, यहीं पे लिख देते हैं हम, बिल्कुल याद रख लेना, रूल नंबर 34। कितना है जी? रूल नंबर 34। तो रूल नंबर 34 में है जीएफआर के साफ साफ लिखा हुआ है कि 50,000 से ज्यादा का कोई लॉस अगर होता है तो सबसे पहले आपने पुलिस को बताना है। ठीक है, तो पुलिस को बताना है। पुलिस क्या करेगी? तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसमें भी आपने असिस्ट करना है, आपने हेल्प करनी है। फिर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है जो पुलिस से वो ली जाएगी। ठीक है, यानी पुलिस है अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी। अब देखो, अब अगर ये तो हुई मूवेबल कि भाई कोई चीज चोरी हो जाती है, कुछ फायर हो जाती है, कोई फ्रॉड हो जाता है। अगर इमूवेबल चीज का लॉस हुआ हो, हम यहां पे लिखेंगे लॉस ऑफ इमूवेबल। अब इमूवेबल आपको पता लग जाना चाहिए, जो चीज मूव नहीं कर सकती, जैसे बिल्डिंग है हमारी, है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय फायर या फ्लड, ठीक है, इससे कोई लॉस होता है तो ये रूल नंबर 35 के अंदर आता है। इसमें साफ साफ लिखा है 50,000 से ऊपर के लॉसेज में, देखो बिल्डिंग है, कम्युनिकेशन है, कोई वर्क है, अर्थक्वेक की वजह से हो, साइक्लोन की वजह से हो, फ्लड की वजह से हो, आग की वजह से हो, तो ये सारी की सारी चीजें आपने हायर अथॉरिटीज को बतानी है। ये तो है 35 में। 34 में है जो पुलिस वाला जिक्र है कि 50,000 से ऊपर की अगर फ्रॉड होती है, फायर की वजह से कुछ सस्पेक्टेड फायर की वजह से कुछ होता है, फ्रॉड होता है, चोरी होती है, तो 50,000 से ऊपर की रिपोर्ट है आपने पुलिस को करनी है, ताकि उस पर इन्वेस्टिगेशन बच्चों हो सके। याद रखना इस बात को, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये? चलो, वैसे जितने भी रिपोर्ट की लॉसेज हैं, जो लॉस की रिपोर्ट है, रिपोर्ट यहां पे लिख देते हैं हम, रिपोर्ट ऑफ लॉसेज। तो रिपोर्ट ऑफ लॉसेज आपके रूल 33 के अंदर होते हैं सारे के सारे। भाई कितने भी टाइप की जो रिपोर्ट्स हैं, किसको करनी है, क्या करनी है, वो 33 में है। पुलिस वाले की जिक्र 34 में है, और 35 में है इमूवेबल प्रॉपर्टी, फायर या फ्लड की वजह से या कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर लॉस होता है तो उसके बारे में बताया जाता है आपका। ठीक है, अब देखो क्या है, अब इसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, 33, 34, 35 आपने पढ़ लिया। अब हम मानते हैं यहां पे जैसे फायर है या थेफ्ट है, ये वाला काम हुआ, रिपोर्ट बाय पुलिस हुई या रिपोर्ट बाय इंस्टीट्यूट हुई, तो वो क्या करोगे, वो आप आगे अथॉरिटीज को बताओगे, ऑडिट को बताओगे कि भाई इतना हमारा गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का जो है लॉस हुआ है। जब भी फुल इंक्वायरी इसकी खत्म हो जाएगी तो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो आगे भेजनी होती है प्रॉपर चैनल के तरीके से। ठीक है, किसको? ऑडिट ऑफिसर को भेजी जाती है, ऑडिट ऑफिसर को, या आपका जो एक तरह से पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर भी कह सकते हो, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, इनको भेजी जाती है। तो ये रूल भले ही याद मत रखना, नो इश्यू, बट आपको पता होना चाहिए। वैसे 36 नंबर के अंदर आता है। 35 में मूवेबल प्रॉपर्टी आ गया, 36 में आ गया रिपोर्ट टू ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर। ऑडिट और अकाउंट के ऑफिसर को जो बताना है वो रूल 36 के तहत बताना है। क्लियर हो गया? चलो, और कुछ है ऐसी चीज जो इसके अंदर बतानी हो? बताओ, इसके अंदर कोई ऐसी चीज हो जो आपको बतानी हो? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बारी आ जाती है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ना कई केसेस में मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही केस में मिलता है यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट। तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बारे में क्वेश्चन है, ऑप्शन अभी आपको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ग्रांट इन एड, ये देखो ये देखो, ये क्या है? ये ग्रांट इन एड वो ही है जो GIA हमने आपको बताया था। मिनिस्ट्री है जो गवर्नमेंट है वो एड देती है आपको, ग्रांट पैसे देती है, उसको जो यूटिलाइजेशन है उसके लिए फॉर्म आता है,
उस फॉर्म में आप बताओगे कि भाई कितना आपने यूटिलाइज कर लिया, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, किस किस हेड पे, किस किस मेजर माइनर हेड पे आपने खर्चा करा है, वो बताओ। तो 12A फॉर्म है, कौन सा फॉर्म, GFR फॉर्म है ये, आप ये याद रखना है, इन द फॉर्म ऑफ GFR, ऐसे याद रखना। तो GFR के कौन से फॉर्म में, GFR 12A, GFR 11, GFR 12C, GFR 12B। तो ये 12A के अंदर आता है बच्चों। किसके अंदर आता है, ये आता है आपका GFR 12A के अंदर। ठीक है, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्मेट है, इसके अंदर इसको दिया जाता है। अब बात करेंगे UC, जिसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का जिक्र है 238 के अंदर, रूल नंबर 238 के अंदर यूटिलाइजेशन का आपको डिस्कशन देखने को मिल जाता है। साफ साफ लिखा है उसमें, पहली लाइन में ही लिखा है, नॉन रिकरिंग ग्रांट अगर किसी इंस्टीट्यूट को मिलती है तो एक्चुअल यूटिलाइजेशन जो ग्रांट की हुई है वो उनको GFR के फॉर्म नंबर 12A के अंदर बना के सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है, गवर्नमेंट है, आपको ग्रांट इन एड का ब्यौरा है, उनको देना होता है। लिख दिया साफ साफ, ये क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बारे में बेसिकली जितना आपने समझना है वो हमने बता दिया। वैसे अलग अलग है ये, 12A का बता दिया, चलो एक मिनट और बता देते हैं, 12B 12C जो पता है जितना उतना आपको क्लियर कर देते हैं। GFR 12C ये देना होता है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को किसको देना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस चीज में देना होता है, जो स्कीमों का पैसा सेंटर से उनको मिलता है उनके लिए 12C फॉर्म रखा गया है। ठीक है, उनके लिए क्या रखा गया है, 12C फॉर्म रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, और 12A आपको बता ही दिया हमने। अब 12B है कोई फॉर्म, बिल्कुल है। इसमें GFR जो 12B है, GFR का जो फॉर्म 12B है, 12B के अंदर भी आपको यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करना होता है। किस चीज का, यूटिलाइजेशन ऑफ लोन का। ठीक है, जो भी लोन लिया है किसी ने, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वजह से लिया है, किसी टाइम पीरियड के लिए जो भी खर्चा किया है, उसको आपने क्या करना है, GFR के फॉर्म 12 के अंदर फर्निश करना होता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो पता लग गया 12A 12B 12C के बारे में। 12A था जो हमारा क्वेश्चन था। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। ऐसी तरह से डिस्कशन चलता रहेगा, थ्योरेटिकल क्लासेस भी चलती रहेंगी। टाइम कम है, सिलेबस डेफिनेटली जितना आपके लिए जरूरी है टाइम से पहले हम आपको खत्म करवा के देंगे। manadofficial14@gmail.com हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको दिखाई दे रहा होगा 14@gmail.com। ठीक है बच्चों, बाकी क्लासेस कैसी लगी आप कमेंट करके रिव्यू दे सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।